नमस्कार फ्रेंड्स। आज के राजनीतिक उथल पुथल में, सामाजिक उथल पुथल में, व्यवहारिक उथल पुथल में एक वो आशा की किरण जब किसी के सामने दिखाई देती है तो लोग उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। और आज उसी आशा की किरण दिखाने वाले, चाहे वो धार्मिक मुद्दे हों, सांस्कृतिक हों, राजनैतिक हो या सामाजिक हो, एक ही शख्सियत का नाम सामने आता है। वो माननीय सरयू राय जी का, जो पूर्वी विधानसभा जमशेदपुर के विधायक हैं और सभापति भी हैं। तो आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि आज 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती है और इस जन्म जयंती पे जो आज आज़ादी के 75 वर्ष के बाद हम लोग आज जिस देश में हैं, वो आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस जी की बहुत बड़ी योगदान है, क्योंकि उनका जो दायरा था इंटरनेशनल दायरा था। तो उस योगदान को क्या हम 75 साल के बाद भी जस्टिफाई कर पा रहे हैं या उसके लिए हमें और कदम आगे बढ़ाना चाहिए? सर, सुभाष बाबू का योगदान इस देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में वह एक स्वाभाविक योगदान है और वह जन सरोकार से जुड़ा हुआ योगदान है। देश आज़ाद हुआ उसके बाद की सरकार ने तो कई दशकों तक सुभाष चंद्र बोस को भुलाने का प्रयास किया, उनके महत्व से इनकार किया, मगर जनता के हृदय में इस प्रकार से गहरी पैठ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कि पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी जनमानस में और हर पीढ़ी के युवाओं में उनके प्रति एक विशेष आकर्षण रहा है। उन्होंने एक समानांतर धारा आज़ादी प्राप्त करने की क्योंकि उस समय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति ऐसी थी कि दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी और जिस खेमे में हमको गुलाम बनाने वाले ब्रिटिशर थे, उस खेमे के समानांतर या उसके विरोध में जो अंतर्राष्ट्रीय खेमा था, उसकी मदद लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को सामरिक माध्यम से आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया जी। ऐसा नहीं कि उन्होंने पहले जो और विकल्प थे उन विकल्पों में भागीदारी नहीं की थी। स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, गांधी जी के विरोध के बाद भी चुने गए थे और उन्होंने देखा कि कांग्रेस जिस धारा से जा रही है उस धारा से मुकम्मल स्वतंत्रता प्राप्त करना संभव नहीं है। तो उन्होंने एक योजना बनाई, उनकी पहचान थी, अंतर्राष्ट्रीय जगत से उन्होंने संपर्क किया और जो शक्तियां अंग्रेज़ों के खिलाफ थीं द्वितीय विश्व युद्ध में, उनसे उन्होंने संपर्क बनाया। चुपचाप घर से निकले, कार से गोमो आए, गोमो से ट्रेन पकड़ी, बाद में और कई संसाधन बदले, वे हिटलर के पास तक पहुंच गए, रूस पहुंच गए और सबों से बात करने के बाद वे पनडुब्बी से लंबी यात्रा करते हुए अफ्रीका के दूसरे छोर से निकलकर सिंगापुर पहुँचे, जापान पहुँचे। आज़ाद हिंद फौज उन्होंने बनाई और आज़ाद हिंद फौज बनाकर वे जो मित्र देश थे उन देशों के साथ मिलकर भारत पर ब्रिटिश हुकूमत ख़त्म करने के लिए, यहाँ की सरकार को पराजित करने के लिए, यहाँ के सेना को सबक सिखाने के लिए उन्होंने अभियान किया। अंडमान निकोबार पहुँच गए, मणिपुर तक वे पहुँच गए। अगर अमेरिका ने जापान पर एटम बम नहीं गिराया होता जी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज दिल्ली पहुँच गई होती जी। चलो दिल्ली का नारा उनका था जी। वो पहुँच गए होते और लाल किला पर तिरंगा फहरा कर देश उस समय मुकम्मल आज़ादी देश को मिल गई होती जी। बिल्कुल एक घटना हुई, जापान पर एटम बम गिर गया और जो मित्र देश थे उनकी ताकत तहस नहस हो गई। सुभाष चंद्र बोस के साथ जो हुआ, आज भी उनके मृत्यु की खबरें आई, सरकार भी साबित करना चाह रही है, मगर जनमानस में आज भी है कि सुभाष चंद्र बोस मरे नहीं हैं, वे अमर हैं। इसलिए एक अमर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को देश के दूसरे हिस्सों में कायम रखना तो ज़रूरी है ही। जमशेदपुर से तो उनका अत्यंत गहरा जुड़ाव था जी। इसलिए मैंने आज एक पोस्टर सोशल मीडिया में रिलीज किया है। जब मैं विधानसभा समिति के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर गया था, मणिपुर जी, वहाँ हम लोग मोइरंग गए जी।
मोइरंग में सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज का एक बहुत बढ़िया युद्ध स्मारक बना हुआ है। अच्छा। उसमें सारे हथियार औजार सब रखे हुए हैं, नेताजी का कैसे मूवमेंट हुआ उनकी फ़ौज का, ये सब की बातें वहाँ अंकित की गई हैं। और वहाँ एक पेंटिंग करके पोस्टर बनाया गया है जो दिखाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस तरह से कलकत्ता से गोमो और गोमो से जर्मनी गए और जर्मनी से पनडुब्बी से आए, ये रास्ता उसमें दिखाया हुआ है। अच्छा। मैंने उसका फ़ोटो आज रिलीज़ किया है और मैंने यही कहा है कि हम साल भर के भीतर चाहते हैं कि नेताजी का एक स्मारक जमशेदपुर में भी बने, जहां उनके बचपन से लेकर और आज़ाद हिंद फौज तक की जो सारी उन्होंने काम किया वो वहाँ चित्रित हो। मैं जिला प्रशासन को, सरकार को कल ही लिखूँगा कि एक स्थान उपलब्ध कराइए। मेरी विधायक निधि है, जिला योजना के फंड हैं, सरकार और भी कोई ग्रांट दे सकती है। इन सबों को मिलाकर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक अदम्य स्मारक यहाँ बनाए। जो उनकी यात्रा थी सौर यात्रा, उस सौर यात्रा को भी हम चित्रित करें तो एक आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्थल के रूप में वो काम करेगा। ये बहुत ही सुंदर। अगर ऐसी बात होती है तो इस बात में जितनी समर्थन की आवश्यकता है वो सारे समर्थन इसमें मिलने चाहिए, पूरे देश भर से ही नहीं, पूरी दुनिया से भी। क्योंकि सुभाष बाबू सिर्फ भारतवर्ष के ही नहीं, पूरे विश्व के उस आज़ादी के चाहने वाले नेता थे जिस आज़ादी में युवा सांस लेते हैं और देश विकसित होता है। सर, आजकल की समय बड़ी एक विचित्र दौर से गुजरती जा रही है, क्योंकि लोग वातावरण या जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका दोहन बहुत गलत तरीके से, अब दोहन उसको एकदम बिल्कुल अपनी ग्रीड को फुलफिल करने के लिए अप्राकृतिक रूप से करते जा रहे हैं। उसमें कई एक बार आपने सवाल उठाए हैं, कई एक पटल पे सवाल उठाए हैं। तो झारखंड के सामने जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के रूप में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि जो कि एकदम अभी ज्वलंत हैं और उस मुद्दों पे जनता को जागरूक होना चाहिए और सरकार को भी उसमें एक्शन लेना चाहिए? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है जी। और जितने भी प्राकृतिक संसाधन में हैं, जल, जंगल, ज़मीन, पहाड़, वृक्ष, ये सभी ऐसे संसाधनों में आते हैं जिनका दोहन नहीं, शोषण हो रहा है। जी। और प्रकृति आज नहीं कल उसका बदला ज़रूर लेगी। पूरे संथाल प्रगना में जो पहाड़ हैं वे समाप्त हो रहे हैं, बेतरतीब खनन हो रहा है। सारंडा का जो जंगल है वह जंगल विनाश की कगार की ओर पहुँचते जा रहा है। हमारी नदियाँ हैं, नदियाँ अतिक्रमित हो रही हैं, उनमें पानी की आवक बरसात के बाद कम होते जा रही है। कई नदियों पर बने झरने अब लोग जा रहे हैं देखने तो सूख गए हैं या पानी का प्रवाह उनमें कम हो गया है। तो जो प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं, इन सभी संसाधनों पर एक विकास नाम की जो हमारी अवधारणा है उसका जिस तरह से दबाव पड़ रहा है, वह दबाव लगता है कि अगर नियंत्रित नहीं हुआ तो राज्य सभी जगहों पर हम देखते हैं ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, और राज्य नाम की जो संस्था है जिसका काम है नियम कानून पालन कराना, उस संस्था की मिली भगत से ही हो रही है। जी। तो राज्य नाम की संस्था को जनता जिस रूप में देखती है जी। कि लुभावने नारों से वह मोहित हो जाए, भ्रमित हो जाए, ये होगा या सही संदर्भ में बात जनता तक पहुँचे ताकि जनता सरकार को भी बाध्य करे कि आप अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करिए। ये कुछ काम होंगे तभी इस राज्य के प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रह पाएंगे। जी। नेक्स्ट सवाल सर, कि अभी के दिनों में एक बात जनता के सामने बहुत ही बलवती रूप से, बड़ी मजबूत रूप से प्रस्तुत हो गई है, वो कि सरकारें चल रही हैं लेकिन ग्रासरूट लेवल तक उस सुविधाओं को नहीं पहुंचाया जा रहा है। और आप जन सरोकार के नेता हैं, जनता के बीच से उपजे और जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं, तो चाहे वो कोई भी योजना हो, जब हम लोग दूर तक जाते हैं सर्वे करने, उन लोगों से मिलने, ग्रामीणों से मिलने, खासकर बेरोजगारी की बात कर लें या बहुत ऐसे मुद्दे हैं कि बहुत ज्वलंत हैं, आक्रोश है जनता के बीच में नीचे लेवल पे, तो उस आक्रोश का जिम्मेवार किसको आप मानते हैं? क्या उस सरकार या जो सरकार तंत्र इस्तेमाल कर रही है वो इसका जिम्मेवार है? क्योंकि तंत्र और सरकार अभी दो भाग में बटे हुए हैं, एक ब्यूरोक्रेसी और दूसरा जो गवर्नमेंट, जो पॉलिसी विधानसभा में बनते हैं, जो चुने हुए हमारे प्रतिनिधि होते हैं। तो किसको आप कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? नहीं, इसमें हम सभी जिम्मेदार हैं जी। जिनका भी व्यवस्था से, सरकार से प्रत्यक्ष परोक्ष
पक्ष विपक्ष का संबंध है, वे सभी जिम्मेदार हैं। सरकार की नीतियां गलत हो रही हैं, विभत्स रूप से हमारे अधिकारी उसको क्रियान्वित कर रहे हैं, और जो विपक्ष में हैं वो एक सीमा मर्यादा के भीतर ही रहकर काम कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर वह आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, और इस कारण से ऐसा करने वालों का मन बढ़ते जा रहा है और जनता आक्रोश व्यक्त करने के लिए बाध्य हो रही है। तो ये परिस्थिति जो पैदा हुई है, इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। मैं कहूँ कि मेरी जिम्मेदारी उसमें नहीं है और पल्ला झाड़ लूँ, ये उचित नहीं होगा। मुझे भी लगता है कि हम सभी को जितना करना चाहिए इनके विरोध में, इनसे असहमति जताकर कि चीज़ें न हो, उतना हम सभी नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल सर। एक हम जब नदियों के पास की बात करते हैं तो नदियों के आसपास बड़े सारे ऐसे गांव हैं कि जो उनका जीवन उसी के ऊपर निर्भर करता है। हमने कुछ दिनों के बीच में देखा कि नदियों से छेड़छाड़ खूब किए जा रहे हैं, समाज के नाम पे, धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पे। और मैंने उस बात को देखा कि जो गंदे पानी नदी में नहीं डालने का एक नियम और कानून आप लोगों ने बनाया है, हमारे देश के संविधान ने बनाया है, विधान ने बनाया है, उसमें धड़ल्ले से माने उसका समझिए कि उल्लंघन हो रहा है। खास करके अगर जमशेदपुर की बात करें तो स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी दोनों में औद्योगिक की पानी कितनी साफ जा रही हो तो हम नहीं बता, जांच की आवश्यक है। लेकिन और लोग जो हैं, चाहे वो बिल्डर हों या छोटे मोटे उद्योग चलाने वाले लोग हों, वो विदाउट परमिशन और बिना किसी पानी के ट्रीटमेंट का वो पानी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो उसके ऊपर कैसे कार्रवाई किया जाए और किसको जनता बोले और मीडिया किसको बोले, किसको पकड़ी जाए जिससे कि वो सब समस्याओं का निदान मिल सके। लेकिन इन बातों को तो मैं पिछले 20 वर्षों से उठा रहा हूँ। जी। नदियाँ हमारी प्राकृतिक संरचना का एक अभिन्न अंग है। नदियों को हमने आपने इन्होंने उन्होंने बनाया नहीं है, ये खुद प्रकृति की रचना के रूप में अवतरित हुई हैं। जी। और जितने भी संस्कृतियाँ हैं विकसित हुई हैं नदी किनारे, विकास का काम नदियों के किनारे हो रहा है, औद्योगिक संरचनाएं नदियों के किनारे खड़ा हो रही हैं, इसलिए कि नदियों का जल जरूरी है इनके लिए अपनी औद्योगिक संरचना खड़ा करके सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए। कोई भी आर्थिक गतिविधि हो रही है, खनन की हो, बिजली पैदा करने की हो, स्टील उद्योग की हो, ये सब के सब नदी के पानी पर निर्भर हैं। यानी नदियों ने इनको वरदान दिया है, इनको जीवित किया है, जैसे भगवान शंकर भस्मासुर को। जी। और भस्मासुर उन्हीं के सिर पर हाथ फेरने की तैयारी करने लगा। जी। तो उसी तरह से नदियों ने जिनको वरदान दिया है वे नदियों के संरक्षक होने के बदले भस्मासुर बन गए हैं और नदी को अपनी कारस्तानियों के कारण से लील जाना चाहते हैं। आज यही हमारा सबसे बड़ा संकट है। रोज़ नियम कानून बन रहे हैं, पर्यावरण के, पारिस्थितिकी के नियंत्रण के लिए कानून बन रहे हैं, राज्य सरकारें भी कानून बना रही हैं निर्माण के लिए, नदियों के संरक्षण के लिए। कानून केवल फाइलों में बंद रह जाते हैं और शासन प्रशासन से लेके सबका आचरण इन कानूनों के विपरीत होने लगता है। तो नदी पर आज यही सबसे बड़ा संकट है। गंदगी न गिराई जाए, नदी के तट के भीतर कोई हस्तक्षेप न किया जाए, इसके लिए लंबे समय से नियम कानून बने हुए हैं। तो इन नियमों कानूनों का जिनको पालन कराना है, ये भी अगर इनके उल्लंघन के साझेदार हो जाएंगे तो कहा जाए कि रखवाला ही जब चोर हो जाएगा तो हमारी संपत्ति कैसे बचेगी। तो आज वही स्थिति पैदा हो गई है और हम उसी विडंबना से गुजर रहे हैं। जो संविधान की शपथ लेकर अपनी सेवा में आते हैं, मंत्री बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, वे अपनी शपथ को याद रखें, शपथ को निभाने का प्रयास करें, उसको तोड़ने का जो सिलसिला शुरू हो गया है उसको रोकें, तभी ये हमारी नदियाँ स्वस्थ हो सकती हैं और फिर से हमारे लिए जीवनदायिनी हो सकती हैं। जी। अधिक नैतिकता की आवश्यकता है, कर्तव्यपरायणता की आवश्यकता है। कर्तव्यपरायणता की है, नैतिकता कहाँ जी से? सर, लास्ट क्वेश्चन कि आप जिस विधानसभा से विधायक हैं और बहुत सारे लोग आप तक एक आशा भरी निगाहों से देखते हैं, थोड़े दिन पहले मीडिया में आया कि यहाँ की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उपायुक्त जो हैं उन्होंने रेवेन्यू बकाया का एक बड़ी कंपनी, पूरे देश की नामी कंपनी टाटा कंपनी के ऊपर 764 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बकाया का उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया है और लेटर उनको दिया गया है। तो क्या इतनी रेवेन्यू अगर किसी कंपनी के ऊपर बकाया होती है और
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उतना पैसा अगर आए तो राज्य के जिले की विकास में वो पैसा खर्चे हों। तो इसमें क्या कहेंगे कि इस तरीके से कि क्यों ये विलम्ब होते हैं सब, और क्यों ऐसे लोग उस बात पर ध्यान नहीं देते और रेवेन्यू कलेक्शन और ये सब चीज़ों को विकास से नहीं जोड़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि उपायुक्त ने पहली बार नोटिस दिया है। अच्छा। अब तक दर्जनों बार उपायुक्त सरकारें टाटा स्टील को नोटिस देती हैं और कई मामलों में टाटा स्टील हाई कोर्ट चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट चला जाता है कि सरकार का जो दिया हुआ नोटिस है सही नहीं है। मामला लंबित रहता है। 1985 में टाटा के साथ जो लीज एग्रीमेंट हुआ, जी 2005 में उसका रिन्यूअल हुआ। जी इस एग्रीमेंट के दस्तावेज में लिखा हुआ है कि अमुक अमुक मुकदमों का फैसला होने के बाद अमुक चीज़ों का निर्णय किया जाएगा। तो सरकार किसी के ऊपर राजस्व लगाती है एक नियम के हिसाब से। जी देने वाले को लगता है कि ये सब हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो उसके खिलाफ में सरकार के यहाँ जाता है। सरकार नहीं मानती है तो न्यायालय में जाता है, वहाँ मामला पेंडिंग रहता है। इसलिए तो सरकार की जो विभाग हैं उन विभागों की कमी है कि ये क्यों इस तरह से राजस्व का निर्धारण करते हैं और क्यों उनका पालन नहीं करा पा रहे हैं। टाटा स्टील के साथ सरकार के दर्जनों सरोकार हैं। जी तो हर जगह जो हमारे सरोकार हैं, सरकार एक इकाई के रूप में खड़ा होकर एक मुश्त समाधान सबका करा ले, कंपनी से बात करे और अगर उसके नियम सही नहीं हैं तो नियमों में सुधार करे। क्यों टाटा आपत्ति कर रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, जबकि टाटा को हर साल हज़ारों करोड़ का मुनाफा हो रहा है। जी तो 700 करोड़ रुपए का राजस्व टाटा देने में सक्षम नहीं है, ऐसा नहीं है। जी मगर इसके कारण कितना हमें जाना पड़ेगा। एक उपायुक्त कोई चिट्ठी लिख देता है, अगले दिन अखबारों में वो समाचार बन जाता है। जी उसके पहले कितनी बार ऐसी चिट्ठियां लिखी गई हैं, उन चिट्ठियों का क्या हुआ है और क्या होता है, इसके बारे में उपायुक्त को संबंधित विभाग के सचिव से बात करना चाहिए, सरकार से बात करना चाहिए कि साहब ये नहीं हो रहा है। तो हमारी चिट्ठी पत्री लिख के समाचार अखबारों में एक स्तर पर होगा, तभी इन चीज़ों का समाधान होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, जनता का पैसा जनता के लिए जब खर्च होता है तो जनता का कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं। और आपको पता है कि इस देश में हमारे एक तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था, किसी एमपी ने कोई टाटा से संबंधित सवाल किया था तो प्रधानमंत्री बिहारी वाजपेयी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, जब उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि वहाँ तो टाटा की ज़मींदारी चलती है। वो शब्द हमें याद है, मीडिया में वो खूब फ्लोरिश हुआ था। लेकिन इस ज़मींदारी को ख़त्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता की सरोकार, जनता की सरकार और जनता के पैसे जनता के लिए जब खर्च होते हैं तब कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं और जनता को लाभ होता है। बाकी बहुत सारी बेबाक बातों की जानकारी हमारे विधायक, माननीय विधायक जी ने दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।